स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं वो 22 अगस्त इवनिंग शिफ्ट के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। कुछ इसी तरह के प्रश्न आपके CBT एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो सभी प्रश्नों को गौर से देखिएगा। जितने भी हम प्रश्न उठाए हैं वो 22 अगस्त इवनिंग शिफ्ट के पेपर से लिए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि स्टूडेंट को ये याद था तो उसी क्वेश्चन का ये PDF से स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे यहाँ भेजा है और मैंने इसको PPT के रूप में कन्वर्ट कर लिया है और एक एक करके हम सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, क्यों एक DC जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित किए जाते हैं? क्यों पटलित किए जाते हैं पता है? विकल्प है इसका ताम्र हानि को कम करने के लिए, घर्षण हानि को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए या भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो आपको पता है कि कोई भी आर्मेचर कोर हो उसको पटलित करने का मेन उद्देश्य होता है कि उसमें जो भंवर धारा हानि होती है, जो एडी करंट लॉसेज होती है, उसको कम किया जा सके। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है वो है, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच का क्या अंतर है? तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिला था। रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के प्रतिरोध के बीच का अंतर क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हो कि जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है और जो रनिंग बाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस लो होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रनिंग बाइंडिंग लेस और स्टार्टिंग बाइंडिंग मोर, यानी रनिंग बाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है और स्टार्टिंग बाइंडिंग का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 22 तारीख को ये एक और प्रश्न आया था जो सिंक्रोनस मोटर से लिया गया है। इससे पहले आपको DC मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से ये प्रश्न दो हम लोग पढ़े हैं और जो तीसरा प्रश्न है ये सिंक्रोनस मोटर से है। तो प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? यानी सिंक्रोनस मोटर को हम कहाँ उपयोग करते हैं? तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि सिंक्रोनस मोटर का हम प्रयोग क्यों करते हैं? पावर फैक्टर को सुधारने में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये तो इंडक्शन मोटर से था और यहाँ पे आपको ड्राइव से देखने को प्रश्न मिल रहा है। प्रश्न है, ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीड सेंसिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहाँ से पूछा है? तो ये है, डिस्चार्जिंग सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? एक डिस्चार्जिंग सेल है तो उसके आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? तो आपको पता है कि जब सेल डिस्चार्ज होता है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी अधिक होने लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहाँ से आया है उसको भी देख लेते हैं। और ये है आपका सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन उठा दिया है। क्वेश्चन है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी B के कुचालक में है? तो ये आपका फाइबर ग्लास जो है वो श्रेणी B के कुचालक में आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई तरह के कुचालक पदार्थ होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है? तो ये आपको पता है कि ये कन्वर्टर से उठाया है। ठीक है, रोटरी कन्वर्टर। तो सबसे ज़्यादा जो उच्च दक्षता होती है वो होती है रोटरी कन्वर्टर की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कहाँ से लिया गया है? तो ये DC जनरेटर से लिया गया है। प्रश्न है, क्यों DC जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि DC जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व कब खोता है? जब आप उसको उल्टी दिशा में चलाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, यानी अगर रोटेशन की दिशा अगर आप बदल देते हैं तो अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। ठीक है, और जनरेटर की जो दिशा होती है वो क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है। तो गलती से भी आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलाना है। तो ये जनरेटर से प्रश्न थे। अगला जो प्रश्न है ये आया था आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, नियंत्रक सर्किट का प्रकार क्या है? यानी ये जो आपको नियंत्रक सर्किट देखने को मिल रहा है ये किस टाइप का है? तो ये है इंचिंग टाइप का। ठीक है, इंचिंग नियंत्रण है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहाँ से आया है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से आया है। कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है, तो आर इंगित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब जो ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है ये भी आपका है डीसी जनरेटर से, तो यहाँ पे मशीन से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं? वही फिर से क्वेश्चन रिपीटेड हो गया क्या? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीट हो गया है। अगला आपका प्रश्न है, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है, यानी कम्यूटेटर में स्पार्किंग क्यों होती है, क्या प्रॉब्लम होता है? तो देखिए कम्यूटेटर में स्पार्किंग तभी होगी जब आप गलत तरह से ब्रश को लगा के रखेंगे, उसकी स्थिति गलत तरीके से रहेगी तो स्पार्किंग होगा, या ब्रश में गड्ढा हो जाता है, या आर्मेचर कम्यूटेटर जो होता है कम्यूटेटर में गड्ढा हो जाता है तभी स्पार्किंग होती है, या कम दबाव होता है तभी स्पार्किंग होती है। तो इसका सही यहाँ पे उत्तर है ब्रश की गलत स्थिति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका डीसी जनरेटर से ही आया था, यानी मशीन से ही प्रश्न पूछा था। अब ये आपको देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स से। प्रश्न है, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? तो यानी नकारात्मक फीडबैक कब होता है, किस स्थिति में होता है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर है डिस्ट्रॉय को कम करने के लिए हम निगेटिव फीडबैक का उपयोग एम्पलीफायर सर्किट में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहाँ से है, तो ये एसी मोटर बाइंडिंग से है। बाइंडिंग से भी ये क्वेश्चन उठा दे रहा है। क्वेश्चन है, एसी मोटर स्टेटर बाइंडिंग का प्रकार क्या है? तो जो आपको ये चित्र दिख रहा है ये सिंगल लेयर है। ठीक है, सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग है। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाइंडिंग से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब तक ज़्यादातर क्वेश्चन हमको मशीन से ही देखने को मिल रहा है। अब ये है आपका पावर सिस्टम से है। क्वेश्चन है आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से, OH लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेशन का क्या नाम है? OH का मतलब ओवरहेड लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेशन का क्या नाम है? तो आपको चित्र देखना है। तो ये गांव घरों में आपको देखने को इंसुलेटर मिल रहा होगा। खम्भे पे आप देखते हैं इंसुलेटर ये लगा होता है जिसका नाम है साइकिल इंसुलेटर। ठीक है, यह आपका 600 वोल्ट से नीचे ही यूज में लाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस मोटर के लिए यह विशेषता है? ये जो आपको चित्र दिख रहा है यह किसका अभिलक्षण वक्र है, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, ये संचयी यौगिक मोटर का ये अभिलक्षण वक्र है। ठीक, ये टार्क और स्पीड के बीच में खींचा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका फिर से मशीन से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी अब तक जितना भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं सारे मशीन से ही है। प्रश्न को देख लेते हैं। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? ये जो आपको तार दिख रहा है ये हम क्यों लगाते हैं, क्या इसका मतलब है? तो इसका सीधा सीधा मतलब है, जो इसका लगाने का मेन मकसद यही है कि क्या होता है कि स्पार्किंग होता है। तो कम्यूटेटर में जब स्पार्किंग होता है तो स्पार्किंग को कम करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, और ऐसा करने से जो कम्यूटेशन है, जो करंट है वो एक निश्चित कम्यूटेशन में ही परिवर्तित हो जाएगी। इसका चौथा विकल्प गायब, एक विकल्प इसका गायब है तो इसको छोड़ देते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन आया था। और ये किस चीज़ का है, यहाँ प्रश्न ही नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं पीछे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है? यानी ये कौन सा किस टाइप का है? ये रोटरी स्विच का हैंडल किस तरह से डिजाइन किया गया है? तो इस हैंडल के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्के का स्लॉट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये भी गायब है।
ये अल्टरनेटर से क्वेश्चन है, तो अल्टरनेटर से भी पूछ रहा है, यानी कुल मिलाकर के हम देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन मशीन से ही पूछा है, जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। अल्टरनेटर से पूछ रहा है, सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये सारे जितने भी चैप्टर हैं मशीन के, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रश्न देख लेते हैं, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? तो इस भाग को बताना है कि इस भाग का क्या नाम है, तो इसको हम बोलते हैं योक या फ्रेम या बॉडी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए? अगर डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में नहीं चलाएंगे, क्लॉकवाइज दिशा में नहीं चलाएंगे, तो अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम उसको क्लॉकवाइज चलाते हैं। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एक और पूछा था। तो 22 तारीख का ये सारे क्वेश्चन हमको मिले थे, तो इतना ही क्वेश्चन हमारे पास था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला अगर कोई पेपर मिलता है हमें तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।